सदन की कार्यवाही में झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। चलते हैं। कल को हम लोग सामने कैबिनेट से जो पास हुआ उसके बारे में बतला रहे थे। अध्यक्ष महोदय, इस अवैध जमाबंदी, इसमें सरकार क्या गलती किया? अभी तो राजस्व भूमि सुधार के मंत्री खुद माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि अवैध जमाबंदी को अध्यक्ष महोदय रद्द करने का यदि सरकार आदेश दिया है तो इसमें गलती क्या है अध्यक्ष महोदय? और जहां तक बाजार समिति की बात है कि कौन बंद किया, माननीय मंत्री उस समय कृषि मंत्री मथुरा महतो जी थे, उन्हीं से पूछ लिया जाए कि कृषि बाजार समिति को किसने समाप्त किया था। इसलिए अध्यक्ष महोदय पूरी जानकारी माननीय बंधु जी को रखना चाहिए और सीधा सीधी नोटिफिकेशन गलत क्या है वो बताइए। समाप्त करिए अध्यक्ष महोदय, समाप्त करिए। इन्हीं के शासन काल में सीएमटी एक्ट को संशोधन किया गया था, दोनों लोग थे कैबिनेट में। इन्हीं के शासन काल में लैंड बैंक बना गया, क्या ये भी गलत है क्या? लैंड बनाया गया क्या गलत है क्या? अध्यक्ष महोदय, बाजार समिति के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, अमर जी, इस तरह काउंटर करने का परिपाटी नहीं है। काउंटर करने का परिपाटी होगा, आप बोलिए ना, आपके बोलने का जब समय होगा तो आप निश्चित बोलिए। उनका बाजार समिति के सामने बोलिए। नहीं, लेकिन अब आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, होगा तो बढ़ेगा नहीं। आग्रह होगा बाजार समिति के संबंध में, आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बाजार समिति का व्यवस्था पुनः बहाल कर दिया जाए, क्योंकि लोगों को, उसे कई लोगों को रोजगार था, लोगों को माल गुजारी वगैरह मिलने में, माल गुजार टैक्स जो बाजार टैक्स लेता था, ये लोगों को सही तरीके से मॉनिटरिंग होता था बाजार समिति। लेकिन अब सिर्फ ये उद्योगपति, व्यापारी, सेठ, साहूकार को लाभ पहुंचाने के लिए बाजार समिति को भंग कर दिया। मेरा आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, ये बाजार समिति का पुनः इसका व्यवस्था लागू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हो गया नहीं सर फिर थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़का एक यहाँ पर अनुसूचित जाति का एसी का प्रतिनिधित्व करता आपका बौरिया बता रहे हैं आपको, अपना शासन काल में एसी का प्रतिनिधित्व बनता है। इतना नया जीत करके अध्यक्ष महोदय, हम हारे हुए थे इसी मैदान में, विधानसभा का आया हुआ था, मुख्यमंत्री को लेकर के ही भवन बन रहा था। इतना दिन आगे पीछे मुख्यमंत्री का रहा, कभी ढोम घासी चमार इन लोगों का, तुरी लोगों का बारे इतना दिन रहा, कोई बनाना, कोई योजना वगैरह बनाना चाहिए था। और बड़का बनता है बुकल घासी करके बड़का बनता है, एक भी कानून नहीं बनाता है, बात करता है, एक भी गरीब के बारे नहीं बात करता है, एक भी नहीं करता है, तुरी बनिया का बात करता है, बड़ा कल बात हो गया। बंधु जी, मथुरा बाबू क्या बोलना चाहते हैं सूचना में? मथुरा बाबू तक सुनिए। मथुरा बाबू, संसदीय कार्य मंत्री खड़ा है, कुछ बोलना चाहते हैं? मंत्री जी खड़ा है, शुरुआत किए थे, मंत्री जी खड़ा है, जरा बोलने दीजिए। बंधु जी, आज अच्छा परिपाटी का शुरुआत हुआ था और कटौती प्रस्ताव से बोलने के लिए खड़े हुए थे, लंबा बोले, एक भी शब्द हम लोग टोका टोकी नहीं सत्ता पक्ष की ओर से किया गया था। वोट बोले, झारखंड आंदोलन के बारे में बोले, सिर्फ वही लोग थे, फिर भी हमारे तरफ से कोई सत्ता पक्ष का टोका टोकी नहीं किया गया। और जब हम लोग बोलने जाते हैं तो टोका टोकी शुरू हो जाता है। ये परिपाटी को समझ किया जाए। आप क्या बोला? बोलिए। कटौती प्रस्ताव मैंने कटौती से ही चालू किया और आपने देखा होगा कार्य स्थगन जब पढ़ा गया महोदय, तो आपने ये कहा उल्लेखित सदन आपके अध्यक्ष जी ने आपने कहा सारे विषयों पर आप बजट प्रस्ताव में विवेचना कर सकते हैं। अब संसदीय कार्य मंत्री को इतना ज्ञान नहीं हो रहा है कि भाई आप उसको कर मेरे से बोलने दीजिए। और माननीय बंधु तिर्की जी बार नाम लेकर के महोदय बोलने के नाम लेकर के उन्होंने कहा, आपको ज्ञान मत दीजिए मौर्य जी, हमको ज्ञान मत दीजिए, नाम लेकर के कहा। नहीं, आप ज्ञान मत हमको दीजिए। मनीष जी, आप ज्ञान मत दीजिए।
आप हम बोले आपको टोका टोकी नहीं किया गया, यही बात हम बोले। नहीं बाहर भेजा, हमारी को भेजा क्या? आवेश से नहीं बोला जाता है। आप बोल रहे थे वो बात नहीं बोले, वो इतना बोले कि टोका टोकी नहीं की। आप क्या सुने? बस आपको तो बोलने में मना ही नहीं किया, बोलने में तो नहीं मना किया, टोका टोकी। चलिए हमने ये कहा जी, हम लोग कि आप लोग भी कृपया टोका टोकी नहीं, आप देखिए किए। नवीन जी, आप भी सीनियर जूनियर का ख्याल आप भी नहीं रखेंगे तो बड़ा मुश्किल लगता है ना। कहा एमसीपी वाले लोगों को कुछ बोलते हैं, सीनियर जूनियर तो होता है ना समाज में। चलिए अब समाप्त बोलिए महोदय। मान्य उसको हटा दिया जाए, मान्य ज्ञान शब्द बोलो ना। अध्यक्ष महोदय बोल रहे थे, माननीय नीलकंठ सिंह मुन्ना जी को जानकारी का थोड़ा अभाव है। उस समय बाजार समिति भंग नहीं हुआ था मेरे समय में, बाद की सरकार जो आई उस सरकार ने भंग किया। लेकिन अभी माननीय बंधु तिर्की जी ने जो बातें रख रही है, सरकार बाजार समिति को पुनः चालू करे, जिससे काफी लोगों को नुकसान हो रहा है, इसलिए चालू करे। किसका था पूछ लीजिए। अच्छा, वो तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, अगर ऐसा होगा तो हम लोग डॉक्यूमेंट से उसको पता कर लेंगे। बढ़िए आप हो गया आपका। एक मिनट बंदे जी, 1 मिनट बोलिए 1 मिनट में। सिमडेगा का मामला था, बिल्कुल घटना के लिए जितना भी निंदा किया जाए कम है। बताइए, जा करके बोल रहे हैं वहां पर लोग, अरे मामला तो है, सरकार ने मुख्यमंत्री संज्ञान लिया, जांच करने का आदेश दिया। आप बोलते हैं जबरदस्ती वहां पर के गौकसी हुआ है और मामला को डाइवर्ट करा करके वहां पर। तो ये आपको सांप्रदायिक नहीं करने का, संप्रदायिक नहीं कर रहे हो तो क्या नहीं कर रहे हैं आप? तमाशा करते हैं सब जगह। मैंने आप सब बोल रहे हैं, सही है, जो मर्जी से बोले जा रहे हैं पूरा। अध्यक्ष महोदय, एक हम लोग का नहीं, अभी माननीय यहाँ पर पहले डिप्टी सीएम हुआ करते थे, आंदोलनकारी के लिए एक भी कुछ नहीं किया अपना निकाह, वो भी था पूरा मुख्यमंत्री टाइप का पूरा, वो भी, लेकिन एक भी काम नहीं किया। वो भी लंबोदर भाई यहाँ पर बहुत वकालत करते हैं। अभी हेमंत सोरेन आंदोलनकारी के लिए कानून बना और 5% वो पूरा आपको नौकरी देने का भी किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, हमारे भानु भाई पूरा कल बोल रहे थे पूरा कि मजदूर के लिए क्या किया। आज कम से कम इस प्रदेश में हेमंत सोरेन गठबंधन वाली सरकार, कोई मजदूर मरता है तो पहले उधरे जला देता था, चाहे गंगा में बहा दिया जाता था, पार्थिव शरीर को जहाज में लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को विश्वास नहीं है तो कल यूक्रेन से मुख्यमंत्री पर के पहल पर देखिए अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर लोग यहाँ पर सरकार का काम को सराहना किया। अध्यक्ष महोदय अब आसन को बकस दीजिए, पढ़ो ना, आधा सुनते हो तुम। बंधु जी अब आसन को बकस दीजिए। चलिए, यूपीए सरकार के द्वारा 2013 का लारा कानून बनाया गया अध्यक्ष महोदय, अनुपालन नहीं किया जाना और 2015 में संशोधन कानून लाना। ये लोग इस चीजों को नहीं समझता अपनी गलती को। आप यूपीए आपका लारा कानून को क्यों छेड़छाड़ किए, 2015 में क्यों संशोधन किए, उसमें इस बात को भी जानने का जरूरत है। आखिरी में कहूंगा अध्यक्ष महोदय, तभी हमारे दीपक बिरुआ भाई एक बात बोल रहे थे, दीपक बिरुआ जी बोल रहा था अध्यक्ष महोदय, आप कहे लंबा खींचना चाहते हैं, अभी मनीष जी बोलेंगे ना, बोलेंगे मनीष जी का है, आप बता रहे। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक दीपक बिरुआ जी बोल रहे थे, इसमें एक चीज जो आदिवासियों का जमीन को मोर्गेज करके लोन के संबंध में, ये सीधी बात है कि सरकार को निर्णय लेना है और निर्णय लेकर के एसएलबीसी को आप निर्णय लेने के बाद टीएसी में आपको खिलाने के बाद एसएलबीसी को, अरे रुको, आपको जानना होगा, अभी नहीं जानोगे, रखो ना, सुनो ना, अभी उतना नहीं समझोगे तो सरकार को चाहिए ये करके उसको निर्णय ले करके टीएसी में भेज करके 15 साल कर ही देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। इसके लिए हमने छोटी चलिए बस खत्म करें, फिर कल बोलेंगे ना,
छोटी छोटी जातियों को भी सूद लेने की मनीष जायसवाल जी, चलिए चलिए बंधु जी, हो गया बंधु जी, हो गया बंधु जी। आप भेजवा दीजिए, कागज भेजवा दीजिए, प्रोसीडिंग का पार्ट बना देंगे, कागज भेजवा दीजिए। चलिए मनीष जी, को भी गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की तरह अनुदान दिया जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय। और बार बार उठ रही है अध्यक्ष महोदय, आपको मैं यह कहना चाहूंगा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए झारखंड के विचारधारा के अनुसार नीतियां बनाई जा रही है। मेरा अध्यक्ष जी आपसे आग्रह होगा कि हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड साफ है अध्यक्ष महोदय कि झारखंड की भाषा, संस्कृति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विचारधारा के अनुरूप यहाँ पर नीतियां बने, इसे कोई हम लोग समझौता नहीं करेंगे, ये उसको नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय। इन्हीं शब्दों के साथ हो गया मनीष जायसवाल बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज जो दूसरा अनुपूरक बजट इस सरकार के द्वारा लाया गया है, उस कटौती के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, वर्तमान परिस्थिति पर हम लोग गौर करें कि आज रणधीर भाई जरा आराम से, अरे अगर आज हम लोग वर्तमान बोलने दीजिए, अब तो परिस्थिति को ध्यान करें, आज हम लोग 2 मार्च में खड़े हैं और लगभग 40% बजट की उपलब्धि है, इनकी पीछे की उपलब्धि जो है 40% है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको अभी तक इन्होंने शुरू भी नहीं किया है और लगभग 2200 करोड़ रुपए का ये बजट जो है हम लोग के सामने जो है आज मांगा जा रहा है कि अगले 28 दिनों में ये खर्च करेंगे। आज 2 तारीख है, बजट जब ये अनुपूरक पास होगा उसके बाद के 28 दिनों में ये इस राशि को खर्च करना चाहते हैं। ये इनके वित्तीय अकर्मण्यता को दिखाता है अध्यक्ष महोदय। इस समय 1 साल था, ठीक है, ये भी स्वीकार्य है कि हम एग्जैक्ट बजट नहीं बना सकते। बजट के का जो आकलन करते समय में हमारे पास ऐसे मैकेनिज्म नहीं है जहां कि हम एग्जैक्ट किसी चीज को कर सकें, लेकिन ये भी सही है कि अगर हमको 2 करना है और हम उस चीज को फाइनली 5 में लेके जाते हैं तो मेरा जो अनुमान और जो मेरा कैलकुलेशन है ये भी सही नहीं है। कल राज्यपाल के अभिभाषण पर, अभी परसों, इस सदन में बैठे हुए कुछ लोग बड़ा इतिहास भूगोल गिना रहे थे कि इस झारखंड का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। लेकिन जब वर्तमान की तरफ में देखेंगे तो बड़ी निराशा होगी अध्यक्ष महोदय। और ये बड़ा पुराना कहावत है अध्यक्ष महोदय कि इतिहास उसी का सोता है जिसका वर्तमान सही होता है और वर्तमान शुद्ध होता है उसी का सोता है। आज का क्या स्टेटस है हम लोग का देखिए कि इस राज्य में 1 साल में 3000 कुछ बलात्कार के केसेस हैं, 3000 अपहरण के केसेस है, अनगिनत लूट, डकैती, उग्रवाद, इन सब चीजों का अनगिनत ये है। अगर हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो अभी आप इस सरकार जैसे बनी थी तुरंत आदिवासियों के नरसंहार से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद संजू प्रधान, रुपेश पांडे, देबू तोरी जैसे अनेक लोग मॉब लिंचिंग के और इनके तुष्टीकरण नीति का शिकार हुए। कई एक पत्रकार, कई एक पुलिस के लोग, रूपा तिर्की का नाम, लालजी यादव का नाम हम सबों के सामने है। जज उत्तम आनंद जी हजारीबाग के रहने वाले थे, धनबाद में इनकी निर्मम हत्या की जाती है। ये सभी मामले हम लोगों के सामने हैं और झारखंड में पहली बार ऐसा होता है अध्यक्ष महोदय
जब रुपेश पांडे जी की हत्या होती है तो अचानक सुबह 8 बजे मोबाइल पर मैसेज आता है कि सरकार के निर्देश पर जो है मोबाइल सेवाएं, इंटरनेट की सेवाएं स्थगित कर की गई है। हम लोग को अचानक ऐसा महसूस होने लगा कि आप झारखंड कहीं कश्मीर तो नहीं हो गया। कश्मीर में हम लोग सुनते थे कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम होता था, इसलिए सरकार जो है इंटरनेट को बंद करती थी। और केवल हजारीबाग जिले में ही नहीं, केवल बरी ब्लॉक में ही नहीं, 4 जिलों में हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़ में 2 दिनों तक जो है लगातार इंटरनेट बंद रहा। किसके आदेश पर और क्यों बंद रहा? क्या झारखंड को कश्मीर बनाने का इरादा है? अगर आपको ऐसा लगता था कि रुपेश पांडे जी की हत्या हुई है, आप त्वरित कार्रवाई करते, जो आपने पार्शियली किया भी। कुछ लोगों को आपने गिरफ्तार किया, 5 लोगों को आपने गिरफ्तार किया, लेकिन ऐसा क्या हो गया था कि आपको इंटरनेट बंद करने की जरूरत है? बोलने दीजिए तो महोदय, बोलिए। अकेला जी, रुपेश पांडे बोलने दीजिए। रुपेश पांडे की हत्या में 32-27 लोगों को नामजद किया जाता। बोलने दीजिए अकेला जी। देखिए, इस तरह बोलने का तौर तरीका ठीक नहीं है। ये आसन के लिए भी खराब है, आप लोगों के लिए भी खराब है। अब जब जिसको मन हुआ खड़ा होकर के बोल दिए, और हम जानते हैं कि आप लोगों के अंदर में बहुत सारा तथ्य है। अब सारा तथ्य को 2 मिनट में बोलना चाहिएगा, ये संभव है क्या? रखिए उसको, समय बार बोलिए। बोलिए मनु जी, बोलिए। ऐसा नहीं बोलिए। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा अध्यक्ष जी, कि मैं तभी अपने वक्तव्य को रख पाऊंगा जब हाउस ऑर्डर में हो। बोलिए। मैंने आपका सम्मान करते हुए डिसऑर्डर था, इसलिए मैं बैठ गया था अध्यक्ष जी। आज आप ध्यान से देखेंगे कि रुपेश पांडे जी की हत्या में नामजद अभियुक्त, 302 के केसेस में जो नामजद अभियुक्त होता है उसकी गिरफ्तारी आवश्यक होती है अध्यक्ष महोदय। 27 लोग नामजद है। अब आप परिवेश देखिए, 5 लोग गिरफ्तार हुए, हम लोग भी बोल रहे हैं 5 गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन 27 में से 5 ही क्यों अध्यक्ष महोदय? अभी कल मेरा प्रश्न था इस विषय पर अध्यक्ष महोदय, हमने जानना चाहता कि भाई 27 लोग अभियुक्त हैं और लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? जो मुझे जवाब मिला उसमें लिखा कि छापेमारी जो है जारी है, लोग मिल नहीं रहे इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी से आपको बोलना चाहता हूं कि बरही चौक पर और बरकट्टा में ये लोग सरेआम घूमते हुए आपको मिल जाएंगे। पुलिस का मनोबल नहीं है, सरकार के दबाव में ये पुलिस काम कर रही है, इसीलिए रुपेश पांडे के बाकी लोगों को जो अभियुक्त है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आज बहुत लोगों ने कहा कि रुपेश पांडे गिद्ध मंडराने लग गए थे। अध्यक्ष महोदय, जब हम लोगों ने सरकार पे दबाव बनाया तो 7 दिनों के बाद झारखंड सरकार के कई एक मंत्री, कई एक विधायक वहां जाते हैं। क्यों नहीं पहले दिन गए थे? तो किसने रोका था? लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग संघर्ष कर रहे हैं और एक बड़ा मामला खड़ा होगा, तो वैसे में सरकार गई। तो मैं ये कहने में जरा भी मुझे गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के चलते केवल खाना पूर्ति करने के ख्याल से ये लोग वहां गए थे। अभी परसों रुपेश पांडे जी के माता पिता को यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाने के लिए लाया गया। अब देखिए उसके परिवार को यहाँ कैसे ठगा जाता है। सो अध्यक्ष महोदय, उनके डिमांड पर कि किसी सेंट्रल एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए, कहा जाता है कि हम लोग इसको स्टडी करेंगे और उसके बाद उस पर बात करेंगे। मुआवजे की जब बात आई तो कहा गया कि इनके जीवन यापन के बारे में हम लोग कैसे संसाधन बनेगा, कैसे इस पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। डीसी को निर्देशित किया गया कि उसकी मां को जो है के बारे में आप चिंता करिए। लेकिन ये जो 27 लोग जो नामजद हैं, इनके जब गिरफ्तारी की मांग आई तो बिल्कुल शून्य था। ना तो कोई आश्वासन मिला, ना तो कोई आगे कार्रवाई बढ़ी। अध्यक्ष महोदय, कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है कि एक समुदाय विशेष के लोगों को ये सरकार जो है तुष्टीकरण के राजनीति के तहत जो है उसका पिठलग्गू बनना चाहती है। इसी कारण से ये गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आज अगर हम लोग
विकास की बात कर रही है, बजट से रिलेटेड चर्चा है। और हमने देखा कि अधिकांश लोगों ने बजट को तो छोड़ ही दिया। जो बजट को छोड़ करके जितनी बातें हो सकती थी, जो एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, एक राजनीतिक मंच से की जानी चाहिए, उन चीजों पर चर्चा ज्यादा हुई। और शायद ही किसी को याद रहा कि बजट भी कोई चीज होता है। आज बंधु तिर्की जी बोल रहे थे, बहुत सम्माननीय, बहुत पुराने नेता है, लेकिन उनका दर्द इस बात से नहीं छलक रहा था अध्यक्ष महोदय कि केवल 2 साल में केवल 6 किलोमीटर सड़क जो है हम लोगों को, विधायकों को मिला है। और तुलना, अभी थोड़े दिन पहले बात आ रही थी, आदरणीय मथुरा महतो जी अभी सदन में नहीं है, उन्होंने उठाया कि 6 किलोमीटर हम लोग को सड़क मिला है 2 साल में। तो जब हम लोगों ने ये जानना चाहा कि पिछली सरकार में कितना मिलता था, तो वो बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पीडब्ल्यूडी और आरओ की सड़क मिला करके औसतन पिछले 5 वर्षों में, जो पिछले बीजेपी की सरकार थी, तब हम लोगों ने 50 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया प्रति वर्ष। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी। और आज उसके तुलना में क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? 2 साल में 6 किलोमीटर सड़क मुझे मिला है। रिपेयरिंग के लिए अभी सुना है कि कुछ सड़क का 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है प्रति विधानसभा, जहां से कि मार्च के एंड में, जब मार्च खत्म हो रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, तब अभी प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं कि 2.5 गुना प्रस्ताव दीजिए, तो शायद हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और पीडब्ल्यूडी में अभी तक एक भी सड़क का अध्यक्ष महोदय कम से कम मेरे विधानसभा में तो नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। और शायद विपक्ष, हमारे सारे भाई इसी भावना से अवगत होंगे कि उनके किसी के भी इलाके में इनका सैंक्शन नहीं हुआ। अब अगर कहीं बेईमानी हुई हो कि सरकार ने सत्ता पक्षीय विधायक और विपक्षीय विधायकों में अगर भेदभाव किया हो और किसी को ज्यादा मिल गया, तो इस बात के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन यहाँ अकेला जी बैठे हुए हैं, आपको भी 6 ही किलोमीटर मिला है। और मैंने इनको हजारीबाग के डीसी के समक्ष गिड़गिड़ाते हुए सुना है कि डीएमएफटी फंड से इसका करा दीजिए, उसका करा दीजिए। और यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बात करेंगे, यहाँ पर आके बड़ी बड़ी बात करेंगे कि ऐसे विकास हो गया, ऐसे विकास हो गया। तो इस बात को हम लोग नहीं मानेंगे। तो ये अध्यक्ष महोदय, आज अगर बिजली की हम लोग बात करें अध्यक्ष महोदय, तब इस राज्य के 7 जिले 80 दिनों तक 15 से 20 घंटे का पावर कट अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने सहा है। अगर एक दिन भी अगर आपके यहां पर बिजली नहीं रहे तो त्राही माम बच जाता है अध्यक्ष महोदय। वहां चाहे उद्योग वाले हो, व्यापार वाले हो, स्टूडेंट हो, घर, सामान्य घर के लोग हो, सभी परेशान रहे। और 80 दिन के बाद सरकार जगी भी तो कितने दिनों के बाद? 80 दिनों के बाद। और अभी भी इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। अभी फिर हो सकता है 2-4 महीने के बाद फिर से वही स्थिति आए। तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से सरकार का कि ये जो डीवीसी का झमेला, इसको खत्म करके सीधे सीधे राज्य के ग्रिड से जो है इन 7 जिलों को पावर दिया जाए। आज अगर हम लोग 25 केवीए की ट्रांसफार्मर की बात करें अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि पहले 2 विधानसभा सत्रों में हम लोग लगातार तख्तियां लेकर के बैठे थे कि ट्रांसफार्मर में का तेल नहीं है, जिसके चलते कि ट्रांसफार्मर नहीं बन रहा है। आज अध्यक्ष महोदय पूरे राज्य में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर का बदला नहीं जा रहा अध्यक्ष महोदय। कारण बड़ा सिंपल है कि इनके पास ट्रांसफार्मर नहीं है, ना तो पिछले कई दिनों से ट्रांसफार्मर की खरीद की गई है अध्यक्ष महोदय। ये डायरेक्टली गरीब जनता, जिसके बारे में अभी बंधु जी बात कर रहे थे कि इसके बारे में चिंता नहीं किया गया, उन्हीं लोगों के घरों में उस 25 केवीए के ट्रांसफार्मर से जो है बिजली जाती है अध्यक्ष महोदय। और इस सरकार ने, मैं आपको दर्जनों उदाहरण दूंगा अपने क्षेत्र का, पूरे राज्य का तो मेरे पास आंकड़ा नहीं है, जहां से कि ट्रांसफार्मर 3-3 और 4-4 महीने से जले पड़े हैं। सरकार संवेदनहीन है इस मामले में। आज कृषि की बात करें, माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, काबिल भी हैं, हम लोग के अजीज मित्र भी हैं, लेकिन आप एक तुलना से देखिएगा अध्यक्ष महोदय कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत हर साल रघुवर जी की सरकार ने 2200 करोड़ रुपया देने का संकल्प किया था। हर साल, साल दर साल उन किसानों को मिलना था। और आपने क्या किया? उन किसानों को ठग लिया कि हम आपका ऋण माफ करेंगे।
कितने किसान का? प्रदीप भैया यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े शब्दों को घुमा करके कल उन्होंने बोला कि नीति तो बड़ी अच्छी है लेकिन क्रियान्वयन जो है वो डिफेक्टिव है। तो सारा का सारा जो सरकार आता है, टीम अच्छी होती है लेकिन बैटिंग आप कैसा करते हैं, फील्डिंग कैसा करते हैं, गेम जीतने में वही कारगर होता है। तो आपने 9 लाख लोगों को आपको देना था और मात्र आपने 2,60,000 लोगों की कृषि ऋण की माफी की। और कितना राशि आपने खर्च किया? 900 कुछ करोड़ रुपए आपने दिया। बाकी राशि आज भी आपके पास है। क्या अधिकार है आपको बजट में पैसा मांगने का, कृषि मंत्री जी? और उन 7 लाख लोगों का क्या कसूर है मंत्री जी, जिनका ये ऋण माफ नहीं हुआ? आपको बताना चाहिए। और किस मुंह से आप इस विधानसभा में इस ये जो बजट को लेकर के आए अनुपूरक को, ये भी आपको बताना चाहिए। एक तरफ आप इन 7 लाख लोगों को जो है वंचित रख रहे हैं, आप 1300 करोड़ रुपए इनका भुगतान नहीं कर रहे हैं, आप किस मुंह से इसको जो है वो देने की बात कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहिए। आज धान खरीदी का मामला हो अध्यक्ष महोदय, सरकार ने टारगेट के खिलाफ बहुत कम धान की खरीदी की है और जिनका धान खरीदा भी गया है उसकी राशि का भुगतान नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। यही इसी साल का नहीं, कुछ ऐसे मामले भी है जो पिछले साल का भी नहीं हुआ। अब देखिए मामले को कितना जटिल बनाया जाता है कि जब हम धान खरीद के मिल को देंगे, मिल जब चावल एफसीआई को दे देगा तब हम लोग आपको भुगतान करेंगे। ये बात हमको लगता है अकेला जी के विधानसभा में भी है, लेकिन उनको बोलने का हिम्मत नहीं है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? यही है अध्यक्ष महोदय, यही सब कहता है। तो आज जो कृषक है हमारे अध्यक्ष महोदय, वो सरकार को धान देना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं देना चाहते कि उनको भुगतान नहीं मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। आज कृषि की 29 योजनाएं ऐसी है मेरे पास अखबार में, इसमें है अखबार जिसकी शुरुआत तक नहीं की गई है और 0 बजट से इसका शुरुआत हुआ है। लाल बत्ती लगता है मेरे सर पे जल गया अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड करिए। आज 4 मिनट अगर आप पीएम आवास की बात करें अध्यक्ष महोदय, चाहे आप डीएमएफटी फंड की बात करें, अगर वो 2 मिनट तो आपको देना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, ताकि 4 मिनट है और मेरा समय भी बचा हुआ अध्यक्ष महोदय मेरे पार्टी का। अध्यक्ष महोदय, डीएमएफटी के हजार करोड़ रुपया यहाँ पे पड़े हुए हैं अध्यक्ष महोदय, सभी जिलों में पड़े हुए हैं, हजारीबाग में भी पड़ा हुआ है। और मैंने पिछले बार डीएमएफटी का बैठक से वॉकआउट करने का निर्णय लिया था, इसलिए कि वहां पर बेईमानी की जा रही थी कि सत्ता पक्ष के कहने पर उनके विधायकों के द्वारा दी गई योजनाओं को लिया जा रहा था और सामान्य में कोई एक सामान्य नीति। अगर विधानसभा में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग भेदभाव करेंगे और बेईमानी करेंगे, अध्यक्ष अकेला जी को हंसी आ रहा है क्योंकि कल ही मैंने उनको टोका था कि देखिए ये हम लोग किसी न किसी मुद्दे पर हम लोगों को एक होना पड़ेगा। आप दोनों में ये जो बेलगाम पदाधिकारी है, एक ही जिला के हैं अध्यक्ष महोदय, जो बेलगाम पदाधिकारी हैं उन पे लगाम लगाया जा सके। तो बात ये नहीं है कि किसके इलाके में काम होगा, लेकिन बात ये सच्चाई है कि हजारों करोड़ रुपए इस राज्य में डीएमएफटी के अभी भी बचे हुए हैं जिस पर काम करने की जरूरत है। आज अगर आप कुआं के निर्माण के बारे में देखेंगे तो 18,000 करोड़ से 51,000 कुआं का निर्माण होना है अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसकी उपलब्धि कितनी है? 10%, मात्र 10%। अभी सुबह हमने मनरेगा से डोभा के बारे में बताया तो एक जवाब आ गया कि मुझे कि भाई मनरेगा में लोग काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये कुआं में भी कहीं वही बात तो नहीं है अध्यक्ष महोदय। और अगर कुआं नहीं बन रहा अध्यक्ष महोदय तो कृषक कहां जाएंगे अध्यक्ष महोदय, कहां से पानी लाएंगे अध्यक्ष महोदय? और अगर 10% ही राशि खर्च होगी अध्यक्ष महोदय तो हम लोग कैसे इसको चलाएंगे? ये भी एक दर्शनीय बात है। तो मेरा हर घर नल से जल का मामला लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।